सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। सिंध हुकूमत पुलिस एक्ट के अंदर तरमीम कर रही है। 1934 का पुलिस एक्ट, उसकी शिक नंबर 26 में तब्दीली की जा रही है। कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के तहत इतनी पावर्स हमारे पास हैं कि हम जो चाहें कर लें। आज मंजूरी भी हो गई काबीना से। बहुत सारे जराइम के अंदर जो मुल्जिमान होंगे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कुछ FIR रिसेंटली दर्ज हुई हैं, बड़े अहम शख्सियात की हैं, बड़ा माल है उनके पास, बहुत 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 बड़ा सेटअप है उनका। उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कई सारी FIR है, उनको रोकने के लिए, बचाने के लिए हो रहा है क्या मामला, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और मामला है महंगाई। पेट्रोल फॉरेन बजट के बाद प्राइजेज में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब अपोजिशन में थे, इमरान खान साहब, उनका नैरेटिव क्या था, असद उमर साहब क्या फरमाते थे और अब क्या फरमा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बहाना यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हो गया। पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन ये महंगाई को कौन रोकेगा। चीनी की कीमत, आटे की कीमत और खाने पीने की अशिया तेजी से ऊपर जा रही हैं, लेकिन महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और फिर तीसरा और अहम मामला वो ये है कि कोविड, कहा कि इंडियन डेल्टा आ गया है, ये तीसरा और चौथी लहर के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, दुनिया भर में नुकसान पहुंचा रहा है। और इससे पहले बहुत सारी पाबंदियां आयद कर दी गई, बहुत सारी जायज़ भी हैं, लेकिन कुछ पाबंदियां ऐसी हैं जो सोचते रहो कि सारी दुनिया में लगी लेकिन सिंध हुकूमत ने लगा दी है। जैसे कि ओपन रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि आउटडोर रेस्टोरेंट्स हैं, जहां पे कोविड कुछ नहीं कर सकता, डिस्टेंस के साथ है, और उनको बंद कर दिया गया है। तो ईद की तफरीह, ईद पे लोग निकलें या वैसे भी इन रेस्टोरेंट्स को बंद करने का जवाब समझ नहीं आ रहा। और उससे बढ़कर दुख की खबर, जो सबसे पहले मैं जहां से प्रोग्राम का आगाज करूंगा, थोड़ी सी बारिश हुई कराची में, पानी हर जगह, गंदगी के ढेर, निकालने वाले नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा, डिप्टी कमिश्नर्स हों, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स हों, कि पानी आएगा कहाँ, पानी जाएगा कहाँ, नहीं पता। लोगों को लगा दिया गया है, पानी खड़ा हुआ है, गंदगी है, नहीं निकल रहा, काम नहीं हो रहा। और इससे बढ़कर कराची इलेक्ट्रिक, एक जुल्म की दास्तान अगर लिखी जाए कराची में कि नौजवानों को कैसे हलाक किया है, या किस तरह से कराची इलेक्ट्रिक ने अपने नज़्म ज़ब्त, एक मैसेज करते हैं बारिश में खंभों से दूर रहें, एक मैसेज चलाते हैं और बरी जिम्मा हो जाते हैं उससे। कितने लोग जहां बाग हुए, कितने लड़कों को, नौजवानों को तड़पते हुए देखा है मुसलसल। मैंने तो डेटा निकाला था, मुझे बाद में ख्याल आया कि ये डेटा ठीक नहीं है, इसलिए मैं कोड नहीं कर रहा हूं। कितने नौजवान कराची में इस तरह से सड़कों पे हलाक हुए। एक नौजवान परसों हलाक हुआ है, जहां बाग हुआ है, अल्लाह ताला उसको, उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई, वो अस्पताल जा रहा था और रास्ते में उसका KE का तार फैला हुआ था, जिससे करंट लगकर वो जहां बाग हो गया। अब होगा क्या, करना क्या है। अब इस मौजू के ऊपर, जो KE से मुताल्लिक है, इसके ऊपर जो आवाज़ उठाने वाले बहुत सारी सियासी जमातें, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आवाज़ जिसने उठाई, KE ने जाके कोर्ट में उन पर पाबंदी लगा दी। वो अब कराची इलेक्ट्रिक का नाम नहीं ले सकते। मेरे साथ यहाँ बैठे हैं साहब, अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, फैजान रावत साहब भी बैठे हैं, इनके रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशन है कराची की, इकरा उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। मायूस हैं, कभी खुश होते हैं, कभी सेलिब्रेशन करते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं, फिर हंसना शुरू कर देते हैं। समझ नहीं आ रहा कि इनका अरबों रुपए की सरमायाकारी रेस्टोरेंट्स की होगा क्या। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने KE के CEO मोनिस अलवी साहब को भी दावत दी हुई है, और उनकी जो तर्जुमान हैं नूर अफशान साहिबा, उनको भी दावत दी हुई है कि वो अपना मौक़िफ़ यहाँ पेश करें। लोग जो कराची के मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आखिर आयत किस पर होती है। जफर अब्बास साहब, ये जो मुसलसल मामला है, रुकता ही नहीं है। हर साल थोड़ी सी बारिश, 5, 6, 8, 10 नौजवान शहीद, फिर थोड़ी सी बारिश, फिर नौजवान शहीद। ना FIR होती है, ना कोई पूछता है, ना मुआवजा मिलता है, कुछ भी नहीं होता। पुलिस कहती है कि नहीं, वो फैमिली जो है कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। देखिए, मैं तो सबसे पहले बोलूँगा 5-10 तो मेरे इल्म में नहीं है, आपने शायद सुना 5-10, लेकिन मैंने तो जो देखा कि किसी वजह से बारिश में लोग इस शहर के 50-50 मर जाते हैं। और एक जहन इस शहर के लोगों का बन गया था कि जब बारिश होगी तो हम 60-70 लाशें ऐसे ही दफना देंगे क्योंकि बारिश हुई है। तो जब बारिश होगी तो आप ऐसे ही क्यों दफना दोगे भाई आपके। अब परसों जब मुझे खबर मिली कि एक वीडियो आई मेरे पास कि एक जवान है, उसकी मैयत पानी में तैर रही है, कोई निकालने वाला ही नहीं है, और उसकी मोटरसाइकिल बराबर में पड़ी और मैसेज चल रहे हैं कि 4 आदमी मर गए, 4 आदमी मर गए। उसके आगे वजह भी लिखी थी।
मैं वहाँ पहुँचा, हमारी रेस्क्यू टीमें पहुँची तो मालूम हुआ मैयत उसकी निकाल के सामने अस्पताल उस्मान मेमोरियल वहाँ शिफ्ट की गई है। और वहाँ एक बहुत बड़ा तबका सर पकड़ के बैठा हुआ था ज़मीन पे। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बताया ऐसे 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 हुआ, मर गया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई कोई कानूनी कार्रवाई, MLO? कह रहे नहीं वो तो हमने लिख के दे दिया पुलिस को कि हम नहीं कराना चाहते। फैमिली ने, मतलब जो लोग वहाँ मौजूद थे, मुझे उनके रिश्ते नहीं पता, पुलिस से कार्रवाई नहीं चाहते। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते। अल्लाह को ये मंजूर था, बारिश हुई, केई का तार जमीन पर आया, नौजवान शहीद हो गया। और ये वो नौजवान की बात कर रहे हैं जिसके बेटे की विलादत हुई। हाँ, अभी ये तो मैं इस चीज़ का तो मैं तो कोई तस्करा नहीं कर रहा कैसे मरा, ये मेरे इल्म में नहीं है। अब उसके बाद फैसल भाई क्या होता है, मैं वहाँ पूछता हूँ कि भाई मैयत कहाँ है? कहते हैं अभी बड़ा मसला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके इंतकाल के 10 मिनट बाद उसके घर में बेटे की विलादत हुई है। उसने जहाँ नौकरी करता था नारकली मीना बाज़ार में, वो चूड़ियाँ या कोई इस तरह की दुकान थी, 17,000 रुपये तनख्वाह पे, वहाँ पर उसने ये बोला कि मेरे घर में विलादत होने वाली, मैं जल्दी जा रहा हूँ। उसने बाइक स्टार्ट की, 1 किलोमीटर का सफ़र तय किया, बाइक घुमाई थी चौरंगी पे, तो उसकी ज़िंदगी का वहीं पर इख्तिताम हो गया। अब दूसरी तरफ उसकी बीवी लेबर रूम में, और उसको ये बताया जा रहा है कि तुम अंदर जा रही हो, तुम्हारे यहाँ विलादत होने वाली है, और विलादत हो जाती है। और वो औरत इंतज़ार कर रही है कि मेरा शौहर जवान 26 साल 25 साल का आने वाला है, अपनी पहली औलाद को देखेगा गोद में लेकर के, बेटा अल्लाह ताला ने नवाजा है। और उसको पता ही नहीं है जिस वक्त इधर बेटे की विलादत हो रही है, उधर बाप औंधे मुंह पानी में पड़ा हुआ है, जिसको जमाना देख रहा है, कोई निकालने की जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को पता है, सबको पता है। या फुटेज देख रहे हैं, आपके सामने फुटेज चल रहा है, ये तड़पने वाला मंजर, इसका रिस्पॉन्सिबल पुलिस कहती है कि नहीं, वर्षा FIR नहीं दर्ज करवाना चाहते। हुकूमत, सिविल सोसाइटी, कोई भी FIR दर्ज नहीं करवाता, कोई मामला नहीं। कई को छोड़ दिया कि आप हर बारिश के अंदर हमारे नौजवानों को अपनी नाकामी, अपनी नाअहली की बुनियाद पे शहीद कर दें। फैसल भाई, ये बात किसने सारी दुनिया को बताई कि इस मौत के पीछे एक बच्चे की विलादत भी है, एक औरत जो बेवा में तब्दील हो गई। अब उसको नहीं मालूम कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है जिंदगी भर अपने बाप को नहीं देखेगा, और मैं अपने शौहर को नहीं देखूंगी जो मुझे सुबह भी दिन में खाना देकर गया है कि मैं तुम्हारी डिलीवरी के लिए रोजगार पे जा रहा हूं। ये एक मौत है कि जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको दिखाई, बाकी किसी ने नहीं बताया। कराची की बारिशों में पिछले चंद सालों में अंदाजन कितनी अमवात, कितने नौजवान तड़पते हुए इस तरह से केई की लापरवाही की वजह से शहीद हुए। देखिए, मैंने तो जितने लोगों के लिए स्टेप लिया, चाहे वो किसी के भी जुल्म से मरे, बाद में जब बड़े इदारों की, सरकारी इदारों की नेपरा की रिपोर्ट आती है तो उसमें वो सारे कत्ल नेपरा बताती है कि भाई जफ़र अब्बास तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। ये सब चीज़ें, ये वाक़यात की जिम्मेदार वही इदारा है। जुल्म में बताऊं, मैं नाम कैसे ले सकता हूँ फैसल भाई? मैं तो पाबंदी लगी, मैं नाम नहीं ले सकता, कोर्ट ने पाबंदी लगाई, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नाम नहीं ले सकते। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हमने केई के CEO मुनिस अलवी साहब को दावत दी हुई है, वो इस प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दें। उनकी तर्जुमान नूर अफशा साहिबा, उनको भी दावत दी हुई है कि वो इस प्रोग्राम में दें, अपना मौक़िफ़ दें। आखिर केई ऐसी लापरवाही कैसे करती है? क्यों नहीं मालूम होता बारिशों से पहले कि यहाँ के तार टूट जाएंगे, ये ज़मीन पर गिरेंगे, लोग यहाँ से आ जा रहे होंगे और वो शहीद हो जाएंगे। तड़पने वाले बहुत सारे फुटेज। और इसके ऊपर हुकूमत क्यों नहीं आती? सिंध हुकूमत क्यों एक्शन नहीं लेती? और पॉलिटिकल पार्टी जो चीख रही चिल्ला रही होती हैं, वो आके केस फाइल क्यों नहीं करती? फैसल भाई, ये तो एक मौत है ना जिस पे मैं और आप इतना परेशान हो रहे हैं। देखिए, हमारे इदारे में लोग आते हैं कि राशन दे दें, घर में भूख है, हम लोग 5 दिन से भूखे हैं, 7 दिन से भूखे हैं, हमें हमारा किराया दे दें, मालिक मकान ने बाहर निकाल दिया, गली में सामान पड़ा हुआ है, अब तो उस घर में भी नहीं रह सकते, इज्जत चली गई, दूसरे किसी मोहल्ले में जाएंगे, एडवांस दे दें। मैं आपको बताऊँ ईद पर क्या हुआ है, लोग अपने घरों की यूटिलिटी बिल्स लेकर आए कि जी हमने 10,000 रुपये रोके थे, 80 गज का घर है, कि हम इससे घर में बच्चों को कपड़े दिला देंगे और ईद अच्छी गुजार लेंगे, और ये 35,000 रुपये का फला कंपनी का यूटिलिटी बिल्स आ गया, जबकि हमारे घर में तो चीज़ें ही इतनी नहीं हैं। इतना बड़ा बिल कैसे है? कोई पूछने वाला ही नहीं है। उस घर में जो अंधेरा था ना, उस घर में जो गम था, वो कौन देखेगा? कि आप सारी जमा पूंजी किसी की भी किसी तरह भी ले लोगे, कोई आपसे पूछेगा ही नहीं, और ना कर देंगे। सर, आपसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं सर भाई, आप इतने अरसे से इस मौजू को टच कर रहे हैं, आपकी वजह से लोगों को मालूम होता है, आपके उस क्लिप की वजह से लोगों के आंसू निकल गए, खवातीन रोईं, उनको समझ नहीं आया कि इसका जिम्मेदार कौन है। मजबूरी तौर पर पिछले चंद सालों में अंदाजन कितने नौजवान इस तरह से शहीद हो गए और उसकी कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंची, किसी को कभी केई नहीं। सवाल तो बेसिकली केई से करना है, लेकिन हम मुसलसल राब्ता कर रहे हैं, वो राब्ते में नहीं आ रहे। किसने वर्षा को कोई मुआवजा देने का कोई तरीक़ेकार है, कुछ दिया है? सर, मैं
तो आपसे सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, हमें नेपरा की रिपोर्ट उठानी चाहिए। जो नेपरा ने 103 पेज की रिपोर्ट शाया की अपनी तहकीक करके, हमने बहुत एहतजाज किया था, उसके बाद नेपरा की टीमें आई। सिर्फ उन रिपोर्टों में जितने लोगों का नेपरा ने किसी इदारे को डायरेक्ट जिम्मेदार ठहराया है, डायरेक्ट, नेपरा तो हमारा कौमी इदारा है ना, उसकी तो हम सिर्फ उनके घर चल देते हैं कि भाई आपको क्या मिला, कोई इंसाफ या कुछ भी आपके लिए। मतलब केई जो है वो उस रिपोर्ट को भी तस्लीम नहीं करती। मैं क्या बोलूं मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं सर, हमारी बार बार कोशिश है, मेरी टीम बार बार कोशिश कर रही है मोनी सल्वी साहब से बात हो जाए, उनकी जो तर्जुमान केई की नूर अफशा साहिबा से बात हो आप जाए। मुझे बताएं फैसल भाई, कह रहा हूं अगर उनसे बात हो जाए तो ये जो बात मैं कह रहा हूं और जफर अब्बास कह रहे हैं उस पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी जिंदगी कितने % दांव पे लगी हुई है, आपको अंदाजा है कि आप किसी भी जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो आपको कोई शख्स 10,000 रुपए देके मरवा देता है, और अगर आप माफियाज के खिलाफ खड़े हो जाएं तो कितना हौसला चाहिए। मैं अकेला लड़ रहा हूं 3 सालों से। हमारी कोशिश है कि केई के तर्जुमान या उनके CEO इस पॉइंट पर, इस मामले पर अपना नुक्ता नज़र, अपना बयान दें। मैं आता हूं दोबारा इस मौजू की तरफ, लेकिन एक और मामला है कोरोना से डरना, उसके साथ चलना। एक तरफ मामला ये है कि उसके साथ हमने ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। दुनिया भर में जितने भी ओपन रेस्टोरेंट्स हैं कभी भी बंद नहीं हुए, यूएई में, यूरोप में कभी कहीं बंद नहीं हुए। यानी कि खुली फजा के अंदर जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं वहाँ पे SOPs बना दी, उनके लोगों को जो है वो वैक्सीनेट कर दिया, लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन कराची में, सिंध में ऐसी पाबंदी लगाई जाती है कि वो रेस्टोरेंट्स जब खड़े होते हैं, जब उनको मतलब तैयार किया जाता है, उनके फर्नीचर, उनके सिस्टम को, चीज़ों को ठीक किया जाता है, तो उस पर बड़ा पैसा लगता है। जब बंद हुए 15-16 महीने के लिए बंद हुए, जब वो खुले तो एक नई एसोसिएशन बनी इकरा, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया और मुझे खदशा था कि चौथी लेयर का मामला आएगा, पाकिस्तान में कुछ और होगा, सिंध में कुछ और होगा, सिंध में कुछ और हो गया। फैजान साहब, सिंध में क्या हुआ? आपने देखा कि पहली तारीख को इन्होंने इजाज़त देनी थी, लेकिन 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया और 5 तारीख से बात आना शुरू हो गई कि रेस्टोरेंट की वजह से कोरोना फैल रहा है। अरे भाई वो तो अभी खुले भी नहीं थे, उनको एक प्रोसीजर चाहिए होता है खुलने के लिए। रेस्टोरेंट की वजह से बिल्कुल, रेस्टोरेंट मशीन है कोरोना फैलाने वाली। बस वो 5 तारीख को आप देख लें, NCC की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी, असद उमर साहब की बात भी 6 तारीख को भी। अब इन्होंने 12 तारीख को फैसला कर लिया कि जी 15 तारीख से बंद कर देंगे। 15 तारीख से बंद कर दिया कि आज मैं आपका बैठा हूँ, आज रेस्टोरेंट बंद है। अब बात दरअसल ये है कि हमें तो TV और न्यूज़ चैनल से पता चलता है जी आपका रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, कोई भी हुकूमती इदारा हमसे रब्ता करने की कोशिश नहीं करता, स्टेक होल्डर से रब्ता नहीं किया जाता। इतनी आपकी तस्वीरें मैंने देखी नासिर शाह के साथ कि नासिर शाह ने कभी इतने फोटो सेशन अपनी शादी में नहीं करवाए होंगे जितना आपके साथ, और वो आपके साथ एक थोड़े से मोटे असद भाई जी उनके साथ खिंचवाएंगे। उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी NCOC की डायरेक्शन पे बंद किया गया, 7% हो गया, 8% हो गया, 12% हो गया, 17% हो गया। देखिए 17% इसलिए हुआ कि ये कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस पर तमाम फ्लाइटें उतरती और चढ़ती हैं, जिसका मैंडेटरी टेस्ट करना। दूसरा, सारे सिंध का लोड, सारे बलूचिस्तान का लोड सारा कराची के ऊपर है, और टेस्ट भी कम किए जा रहे हैं, लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। देखें अगर आपको कोरोना के लिए टेस्ट करवा के लोगों को वैक्सीनेट, हुकूमत ने आपसे रब्ता नहीं किया? हुकूमत ने कोई रब्ता नहीं किया। आपने रब्ता किया, आप जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, बार बार जाते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं हम लीडर बन गए हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, असद साहब सदर हैं, हमने सारी एसोसिएशन बना दी है। आपकी एसोसिएशन बनने से बहुत सारी पहले की एसोसिएशन उनमें ज़रा सा वो हो गया कि तो लीडर बन गए, लेकिन ये लीडर खुद से जाके बात क्यों नहीं करते? खुद से जाके बात की, आप यकीन करें कि वो बारिश वाले दिन भी हमने फ़ोन किया उनको बहुत काफ़ी कि सर ये तो हमसे तो रब्ता करते बताते, उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये NCOC की डायरेक्शन में बंद किया गया, आप आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अब आ जाती है मामला कि आप कुछ दिनों पर इस्लामाबाद गए थे, जी आप उस दफ्तर भी चले गए, आपने जनरल साहब से भी गुफ्तगू कर ली, आपने पाकिस्तान के जो तर्जुमान है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से भी मुलाकात कर ली, यही सारी रुदात, यही सारी बातें आपने बताई थी। क्या उनको ये समझ नहीं आया कि सारी दुनिया के अंदर जो ओपन रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले हुए हैं और पाकिस्तान में ये बंद नहीं होने चाहिए? अच्छा, ओपन रेस्टोरेंट के साथ साथ उन्होंने डाइनिंग्स भी खोल दिए थे। डाइनिंग्स के अंदर उन्होंने एक SOP दी कि 50% डाइनिंग्स आप खोल लें, 50% कैपेसिटी कर लें। हमने 50% कैपेसिटी भी करा दी, लोगों को वैक्सीनेट भी कर दिया। यहाँ तक कि एक बैनर उन्होंने हमसे लगवाया जिस पे लिखा हुआ था कि आप सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को डाइन इन कराएंगे, हमारे आप मॉल्स में चले जाएँ, वहाँ पर जब तक आप वैक्सीनेशन कार्ड नहीं दिखाएंगे वो आपको डाइन इन नहीं कराएंगे। 50% डाइन इन कैपेसिटी कम कर दी। कभी भी आप जाते होंगे डाइन इन रेस्टोरेंट में, कभी भी रश नहीं लगता है। आज की बात नहीं है कोरोना की, आप पहले भी देख लीजिएगा कि डाइन इन रेस्टोरेंट में वो आपको बाहर खड़ा कर देते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर अभी जगह नहीं है, आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा फैजान, ये बताएं कि मजमूई तौर पर कराची में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितना अमला काम कर रहा है, कितने लोग बेरोजगार होंगे, कितना नुकसान आप रेस्टोरेंट्स वालों को हो रहा है, होगा पर डे? देखिए मिनिमम साइड पे बात कर लेते हैं, 3,500 रेस्टोरेंट हैं,
6 से 7 लाख लोग डायरेक्टली इधर इनका रोजगार है। इनडायरेक्टली अलाइड इंडस्ट्रीज बहुत सारी से जुड़ी हुई हैं, बेवरेज की इंडस्ट्री है, हमारे मीट की इंडस्ट्री है, आटे की है, दूसरी चीज़ों की बहुत सारी अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी रुक जाती हैं। एक काम को रोकने का मकसद ये नहीं है कि आपने एक काम पे कितना पर डे नुकसान आपके ख्याल में हो रहा है? देखें, ये तो अरबों रुपए का नुकसान है पर डे के हिसाब से। आप देख लें, इनके पास फिगर मौजूद होंगे, SRB में भी इनके पास टैक्स जमा होता है, GST भी जमा होती है, ये खुद ही फिगर्स निकाल लें। रेस्टोरेंट के जितने भी GST जमा होते थे पहले, SST जमा होते थे, वो कम हो गए। आपके ख्याल में हल क्या है? एक तो मैंने हल दिया कि सारी दुनिया में, मुझे सिंपल सा लॉजिक वाली बात है ना, सारी दुनिया के अंदर रेस्टोरेंट्स खुले हुए, आप कहते हैं लठ मार भाई बंद कर दो, ये लोग बेरोजगार होते हैं, लोगों का रोजगार खत्म होता है, लोगों का इन्वेस्टमेंट खत्म होती है, लेकिन हमने कहा जी कोरोना आ रहा है, बंद कर दें आप इसको। आपके पास इसका हल क्या है? क्या सारा स्टाफ आपका उसको वैक्सीनेशन उसकी हो चुकी है, और जो लोग अंदर आते हैं उनके लिए SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पर वो सिस्टम सेटअप बना हुआ है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती? देखिए, हुकूमत पे तो पहले राब्ता ही नहीं कर रही है। अब बात मानने को तो हमने सारी बातें मानी है ना, अपना स्टाफ सारा वैक्सीनेट कर दिया, बाहर बैनर्स लगा दिए, टेबल लगा दी, 1166 पे SMS शुरू हो गए। किसी भी मॉल में आप चले जाएं, वाइन डोर डाइनिंग का सबसे ज़्यादा आपको हिफाजती इंतजाम मिल जाएगा। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन्होंने शुरू कर दिया, लोकल्स भी शुरू कर देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप तो ये इसको तमाम लोगों को वैक्सीनेशन ही इसका हल है ना, तो आप ऐसा करें कि लोगों की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें। अगर आपको करानी है, आप लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दें, ऑटोमेटिकली लोग कराएंगे। इनके पास और भी तरीके हैं। आप ये देखिए, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर 40 आदमी 12 घंटे का सफर कर रहे हैं, 200-250 आदमी जहाज में बराबर 6 इंच के फासले बैठे हुए हैं। डाइनिंग करते हुए तो आप 1 फीट के फासले बैठते हैं, 2 फीट के फासले बैठते हैं, फैमिली भी एक होती है। ये तो आप नादरा के ऑफिस चले जाएं, वहां पर आसान सी बात है, समझ जानी चाहिए, लेकिन हुकूमत समझती सर नहीं। नादरा की मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। नादरा में आप चले जाएं, वहां पर एक ही जगह अंगूठे लगा रहे हैं, थूक लगा के, फूके लगा के अंगूठे लगा रहे हैं, वहां से कोरोना नहीं फैल रहा। लेकिन जो डेल्टा वेव आई है वो डाइनिंग के अंदर आई है, रेस्टोरेंट के अंदर आई है। डेल्टा वेव सिर्फ पाकिस्तान में आई है, कहीं पर भी नहीं आई। फुटबॉल का मैच हुआ, आप उसकी देख लें, कितना बड़ा मैच हुआ यूरोप के अंदर। यूरोप अमेरिका में आप यकीन करें कि उन्होंने मास सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी है, वैक्सीनेशन नहीं, वहां पे वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हुई है, बहुत हम भी कराने को तैयार है ना। लेकिन बहरहाल इस वाले मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूं। एक वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम बार बार कोशिश कर रही है CEO कराची इलेक्ट्रिक मुनीस अलवी साहब से बात करने की, उनकी तर्जुमान नूर अफशा साहिबा से बात करने की, जो मौजूदा मुख्तसर से कराची में बारिशें हुई हैं उसमें जो नौजवान हलाक हुए हैं, जो उनके इंतजामात हैं, उसके हवाले से मौक़िफ़ जानने की। और पहले भी हर साल जब भी बारिश होती है तो नौजवान शहीद हो जाते हैं करंट लगने से। ये इसके ऊपर हम चाहते हैं उनसे मौक़िफ़ लेना, बार बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और मामला है, रेस्टोरेंट से मुताल्लिक़ ही है। फूड पांडा, बड़े उसकी मोनोपोली, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा केसेस चले, बहुत सारे मामला हुए। फिर मैंने सुना था कि उसका कोई अल्टरनेटिव है और वो फूड पापा के नाम से, वो आपने बेच दिया है, फूड पांडा वालों को सेल कर दिया है, डर गए हैं, नहीं लेके आ रहे हैं या लेके आ रहे हैं? नहीं, उस पर काम चल रहा है। असल में चूंकि हम वर्किंग कर रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार लोगों को रोज़गार दिया जाए, तो उसके लिए वैसी ही एप्लीकेशन चाहिए, उसी मैयार का उतना ही लोड बर्दाश्त करे। एक घंटे के अंदर अगर 50,000 लोग भी बोर्ड पे आते हैं, उसका लोड बर्दाश्त करे, क्रैश ना हो। तो उन तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है, उन तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है किस तरीके से लोगों को उनके पाँव पे खड़ा किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह इस शहर की बेरोज़गारी बढ़ गई है, हमारे पास तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा CVयाँ 2 दिन के अंदर आई थी। अच्छा, हमने जब अनाउंस किया तो उसके अंदर फूड पांडा ने आपको ऑफर की हमें भेज दो की होगी, अगर मुख्तलिफ बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हमारे साथ, इसमें मिले में, लाजिम बात है हमारी तो इतनी औकात नहीं थी कि हम इतना बड़ा सेटअप लें। फूड पापा जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, फूड पापा पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। इसको आरिफ साहब हैं, तो वो इसके मेन हैं जो इसको देख रहे हैं, उनके साथ हम भी इसमें शामिल हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड ऐसा हो जिसके अंदर वो तमाम रेस्टोरेंट्स जो किसी वजह से भी ब्लैकमेल होते हैं और नुकसान करते चले जाते हैं 40% दे के, और एक वक्त आता है 40% देते हैं और एक ऑर्डर पे। हाँ, और एक वक्त आता है 40% बंद हो जाते हैं 40%। ये रेस्टोरेंट वाले हैं एसोसिएशन के, आप लोग 40% ऑर्डर पे देते हैं। मैं इनको ब्लैकमेल करके, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं इनको ब्लैकमेल करके इनसे एक लेटर भी साइन करा लूंगा कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के जरिए ऑर्डर दिया तो मैं तुम्हारे पर केस भी कर दूंगा, सूट भी कर दूंगा, रेस्टोरेंट भी बंद करा दूंगा। आप कौन? आप फूड पांडा? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं पापा, मैं किसी का नाम नहीं ये नाम ही नहीं लेते, मैं कैसे का नाम से लेते हैं, इसका नाम एक्सक्लूसिव। ये आप एक आजाद मीडिया पे बैठे हैं। मैं आजाद मीडिया बैठा, लेकिन मैं तो कंपनी इस वक्त बना रहा हूं ना लोगों के लिए। अच्छा, आप कंपनी बना रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि 40%, 45% इतना कमीशन जाता है। 25% से कमीशन स्टार्ट होता है, 40% तक जाता है, 45 भी शायद। आप लोग कमाते क्या है फिर? कमाते फिर लोग मजबूर है। आप रेस्टोरेंट के नाम पूछे ना, बंद लोग पैसे दे रहे हैं ना, इसका मतलब है नाम तो पूछे, बंद कितने हुए रेस्टोरेंट? बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, इसलिए बंद हो गए, मखरूज हो गए कमीशन की वजह से। हाँ ना, जब आपको पता चलेगा कि जी आप तो माइनस चले गए 40 लाख रुपए,
मेरी कोशिश होगी कि फूड पांडा के जो कोई भी तर्जुमान है उनसे हम रब्ता कर लें। अहमद साहब उनसे रब्ता करें, पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आए। मुझे खुशी इस बात की है, मेरा ख्याल है सबको होनी चाहिए, इंक्लूडिंग फूड पांडा को भी होनी चाहिए, कि फूड पापा एक पाकिस्तानी कंपनी आ रही है, वो रोजगार भी दे रही है तकरीबन 2.5 लाख लोगों को, और वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही है जी। 25,000 के करीब फौरन देंगे लोगों को रोजगार, और उसके बाद फिर पापा मार्ट और दीगर चीज़ें लेकर आएंगे जिसके अंदर लोगों को होलसेल पे चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा, लोगों को गुमराह नहीं किया जाएगा कि एक बहुत बड़ा मार्ट खोल दिया जाए और लिख दिया जाए होलसेल। जब आप अंदर जाएं तो वही चावल जो मार्केट में 100 रुपए का, वहाँ से 110 रुपए का आप खरीदें। अच्छा, तो जूड़िया बाजार वाले रेट के ऊपर वो छोटी छोटी दुकानें होंगी, जो एक किसी भी कच्ची आबादी में, किसी छोटी आबादी में। सिर्फ कराची के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए इस पे काम कर रहे हैं फूड पापा पूरे पाकिस्तान आप लोग कितना % लेंगे? ये जो 40-45%? इसमें हमारी कोशिश ये कि 10 से 15% के अंदर काम हो, ताकि एक तो लोगों को रोजगार मिले, और वो गरीब आदमी जो पहले ही बेरोजगार था, उसने एक छोटा सा केबिन या एक छोटी सी दुकान खोली है बर्गर की, वो अपने बच्चों के लिए भी कुछ कमा के ले जा सके। तो मतलब ये रोजगार का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर है, सस्ती अशिया भी मिल रही है, महंगाई के खिलाफ असल में इसके अंदर जो हमारे मेन और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर नहीं, इसमें इंटरनेशनल नहीं है, इसमें लोकल इन्वेस्टर हैं, आरिफ साहब हैं, शेख आरिफ साहब, और वो चूंकि जूड़िया बाजार के सबसे बड़े सेटों में आते हैं, और उनकी वजह से क्या फायदा है कि 45 प्रोडक्ट्स तो उनकी अपनी है, उनकी अपनी से मुराद लीडिंग, हाँ, जिसमें चावल, दालें, गंदम। तो उससे क्या फायदा होगा, वो चावल जो आप जूड़िया बाजार खरीदने जाया करते थे कभी, और आज टाइम ना होने के नहीं जा पा रहे, वो आपको अपने मोहल्ले के अंदर उसी रेट पे मिल जाएगा। मैं एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ। हम कहेंगे कि केई के तर्जुमान या उनके CEO इस मामले पर लाजमी तौर पर आज बात करें, जो नौजवान बारिश में शहीद हो रहे हैं। आप नौजवान कह रहे हैं, मैं आपको 5 दिन पहले एक बच्चे की मौत भी सुनाता हूँ, 14 साल के, जो शहरी भी शहीद हो रहे हैं, उस पर हम चाहते हैं कि अपना वो मौक़िफ़ दें। न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे महंगाई और पुलिस एक्ट में तब्दीली, ये क्या माजरा है, कौन लोग हैं जिनको गिरफ्तार नहीं करना, आप जुर्म करते रहें, नो प्रॉब्लम, 18वीं तरमीम जिंदाबाद। इस न्यूज़ ब्रेक के बाद वेलकम बैक। कराची में बहुत ही थोड़ी सी बारिश हुई है, जैसे हर साल होती है मानसून की बारिश, वैसी नहीं हुई, लेकिन जितनी भी बारिश हुई है उसके अंदर केई की लापरवाही की वजह से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, करंट लगने से कराची के शहरी जाँ बाग हो रहे हैं। बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हर साल होती हैं, कोई कवर इसके लिए नहीं होता, कोई एहतियात नहीं की जाती, सिवाय एक बयान जारी करता है केई कि भाई एहतियात करें, तारों से दूर रहें, इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं मुसलसल आपको इस प्रोग्राम में पहले हिस्से में भी बताता रहा हूँ, अब फिर बता रहा हूँ कि हम केई के CEO मुनिस अलवी साहब, उनकी तर्जुमान नूर अफशन साहिबा से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना बयान दें, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आज प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन हम बार बार ये उनको कॉल कर रहे हैं कि वो अपना बयान यहाँ पर ज़रूर दें, अपना मौक़िफ़ दें। अहमद चुनायद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बड़े बिजनेस टाइकून हैं। अहमद भाई, प्रोग्राम में खुशामदीद। एक मामला ये है कि हम बजट देखते हैं, बजट के बाद फिर महंगाई देखते हैं। हमने बहुत तुरम खानी किस्म के इजलास देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, चीनी वाले मामला में तो ऐसा लग रहा था कि चीनी 40-50 रुपए किलो। चीनी इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 110 से 120 रुपए किलो तक मिल रही है। एक कमीशन, दूसरा कमीशन, ये रिपोर्ट, गिरफ्तारियां, शुगर मिल के खिलाफ सब कुछ, लेकिन गवर्नेंस मैनेजमेंट हुकूमत की नहीं है। इसी तरह से पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ा दिए, अभी बजट आया, पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ गए। तो महंगाई का जो ये सैलाब है, जो इतना बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए, बिजनेस कम्युनिटी क्या देख रहे हैं आप कि किस तरह से कंट्रोल होगा, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या हम बस इसी तरह से चलते रहें, महंगाई होती ही रहेगी? अहमद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो खराबी है वो गुड गवर्नेंस की है। आप कभी चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं, कभी इंपोर्ट की इजाज़त देते हैं, कभी कहते हैं कि जी हम सब्सिडाइज कर देते हैं, कभी यूटिलिटी स्टोर को पाबंद कर देते हैं कि जी 85 रुपये किलो बिकेगी। तो उसका मतलब ये कि 85 रुपये किलो आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया यूटिलिटी स्टोर्स के पर, तो पूरे पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इससे कम कीमत पे चीनी कहीं नहीं मिल सकती। देखिए, अलमिया ये है कि कल भी फेडरल कैबिनेट ने अपने इजलास में ECC ने 2 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की मंजूरी दी है, और ये समझते हैं कि इससे जो है वो पोजीशन ईज आउट हो जाएगी। हम ये समझते हैं कि चीनी की जो भी किल्लत है, जो भी प्राइसेस हैं, या जो भी फिक्टिशियस इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह हो जाती है, हम इसको सही तरीके से मैनेज करें। हमारे आदाद शुमार जो हैं वो ये बताने चाहिए कि हमारे पास कितनी चीनी पैदा होती है, कितनी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी लोकल में हमें रिक्वायरमेंट है,
और कितनी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है। ये जब तक डेटा मैनेजमेंट नहीं होगा, हमारी रिक्वायरमेंट का सही असर्टेशन नहीं होगा, मैं समझता हूँ हम इन्हीं हालात से गुजरते रहेंगे और चीनी को रोते रहेंगे। अच्छा अहमद भाई, हम देखिए मीडिया पर बात करने का बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत अपनी कोताही की गलती हो रही है तो उसको ठीक कर ले। ये चीनी वाले मामलात पे हमने देखा, महंगाई वाले मामलात पे ओवरऑल अगर हम सिनेरियो की बात करें तो इमरान खान साहब की बहुत तकारीर हैं, बहुत इजलास हैं, फेडरल कैबिनेट के बहुत सारी मीटिंगें, इजलास हैं, फिर ब्रीफिंग्स हैं, फिर शुगर कमीशन, ये वो सब कुछ। आपको क्या लगता है कि हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर इत्तलात, हमारे फूड के वज़ीर, कैबिनेट के वज़रा इस मौजू पर मुसलसल बात करते रहे लेकिन ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती, क्या है? क्या है? सिंपल सी है। मैंने कहा कि जी आपने भी पहले अपने इब्तिदाई जुमलात में कह दिया कि जी गुड गवर्नेंस वाली बात है कि गवर्नेंस फेलियर है। ये गवर्नेंस फेलियर है हमारे पास। जब हम ये कहते हैं कि जी बड़ी अच्छी क्रॉप हुई है, चारों क्रॉप हमारी जो कैश क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 50% बढ़ गई है, तो फिर ये क्यों सूरत हाल पैदा होती है? ये सूरत हाल सिर्फ इसलिए पैदा होती है कि गवर्नेंस का इशू है। जब तक इस गवर्नेंस के इशू को हम एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को जो है वो सामने नहीं लाएंगे, हम इसको रोते रहेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा, गंदम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कॉटन की हमारे पास मुतवातिर हर साल प्रोडक्शन में कमी आती जा रही है और हम कॉटन इंपोर्ट डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो गवर्नेंस मैनेजमेंट की नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? हमारे पास आप ये देख लें कि जब हम कहते हैं कि जी 3.9% हमने जीडीपी अटेन कर लिया, अगले साल हम 5.8 पर जा रहे हैं, तो उसका अफेक्ट डाउन द लाइन नीचे हमारी जो निचला तबका है उसके ऊपर नजर नहीं आता। यहाँ मुसलसल जो महंगाई हो रही है उसका बोझ आम आवाम या गरीब आवाम पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। और उस पढ़ने की वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बेतहाशा बढ़ गई है। आज जब ये बात आती है कि जी गवर्नमेंट ने 10% इंक्रीमेंट दे दिया मिनिमम पे स्केल पे, वो मसला लॉन्ग टर्म हल नहीं हो रहा, वो मसला हल नहीं हो रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझता हूँ कि ये काफी नहीं है। ये एटलीस्ट 30-35% जब तक हम पे रेज नहीं देंगे, हम इन गरीबों को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर क्या आप क्या जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो ईद पर भी सैलरी बहुत डिले है। सैलरी 100 रुपए थी, 50 हो गई, 50 से 25 हो गई, 25 भी नहीं मिल रही। खैर मैं इस मौजू पे मजीद नहीं बात कर सकता। डॉक्टर हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, महंगाई बजट के फ़ौरन बाद चीनी की कीमतें, आटे की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, हम डीफोकस हैं। इजलास, कैबिनेट का इजलास, कौमी असम्बली की तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रैक्टिकली ग्राउंड पे सूरत हाल, बहुत बड़ा फ़र्क है। मजबूर हैं, गवर्नेंस मैनेजमेंट का मसला है, कोई और मसला है, हम महंगाई में धंसते जा रहे हैं, क्या हल है इसका डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। पहले अगर आप ये हम तस्लीम कर लें कि हमारा बजट हो, हमारी माशी पॉलिसियाँ हों, सबका एक बुनियादी नुक्ता है। बुनियादी नुक्ता ये है कि पाकिस्तान की जो ताकतवर अशराफिया है, और पाकिस्तान को आप उन अशराफिया को आप माफिया कह लें, कार्टल्स कह लें, उनके मुफाद में और उनके दबाव में पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। और अगर उनके दबाव में कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनानी पड़ें जिसके लिए कानून तोड़ना पड़ता है, आइन तोड़ना पड़ता है, तो हुकूमत और इदारे उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते। और ये जो जुमला मैं कह रहा हूँ इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, एक से ज़्यादा, बल्कि 1 दर्जन सबूत मौजूद हैं। नंबर 1। दूसरे ये कि आपने बजट की बात, देखिए ये बजट था आपके ख्याल से, मैं उसकी वजह बता दूं। बजट में ये था कि सूबे 570 अरब रुपया फाजिल देंगे। मतलब ये था कि उनको NFC अवार्ड से ज़्यादा जो पैसा मिलेगा उसको खर्च ना करें और उसमें से 570 अरब रुपये रोक लें ताकि हमारा बजट खसारा कंट्रोल हो। तो जब आपने ये बजट अप्रूव किया, उससे पहले पंजाब ने इस पर अमल नहीं किया, सिंध ने खसारे का बजट पेश कर दिया, KP ने, जहाँ इनकी हुकूमत ने, उस पर अमल नहीं किया, बलूचिस्तान ने खसारे का बजट पेश कर दिया। तो 555 अरब रुपए का झटका उसी दिन लग गया। तो हमें समझना चाहिए था कि जब हो रहे उससे पहले ये झटका लग चुका था। नंबर 1। नंबर 2, मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ जिसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं। देखिए बजट में हमारे पार्लियामेंट्रियंस को भी सोचना चाहिए था। बजट का हदफ है टैक्सेस और नॉन टैक्सेस का, वो है 7,900 अरब रुपए। उसमें से 3,400 अरब रुपए आपने सूबों को दे दिए। अब वफाक के पास बचते हैं 4,500 अरब। 3,000 आपने देना है, 1,400 अरब रुपए दिफा है जो कि कम है और बढ़ना चाहिए था। जो 4500 अरब रुपए थे वो तो हुकूमत के इन 2 मदों में खर्च हो गए। आप मुझे ये बताइए कि पूरा मुल्क जो है
वो किस चीज़ पर चलेगा? तरक्याती खराजात ज़राअत को तरक्की देनी है, वो पूरा मुल्क चलेगा कर्ज़ों पर, पेट्रोलियम मसनूआत के कर्ज के नर्ख बढ़ाकर, और उसके बाद जो है बिजली के नर्ख बढ़ा के, गैस के नर्ख बढ़ाकर। लेकिन अभी मैं बात सुन रहा था, मैं मोहतरम का नाम नहीं समझ सका, वो ये फरमा रहे थे, हाँ अहमद चुनाई साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे, बहुत अहम बात। वो ये फरमा रहे थे कि जो 3.9% ग्रोथ है उसके असरात आवाम तक नहीं जा रहे। उसकी वजह क्या है? अरे जनाब, ये जो 3.9 है, ये 20,000 अरब रुपए का स्टेट बैंक ने एक पैकेज दिया था, 2,000 अरब रुपए का। उस पैकेज में ये शामिल था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2,15,00,000 लोगों के 7,000 अरब रुपए बैंकों में जमा हैं, उसमें बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस की शक्ल 26A और 40A को तोड़कर उनकी जो मुनाफा था, जो कि फरवरी 2020 में 11.25 मिल रहा था, ये खाते थे नुकसान में शिरकत पर, उसको 5.5 कर दिया। तो एक साल में आपने 2,15,00,000 लोगों से 500 अरब खींच लिया। यह कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, आइन के शिक 3 के खिलाफ है। तो मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को लिखा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट जो है वो डाल दी। अशमत हबीब साहब हमारे वकील हैं कि जनाब ये तो आप कानून तोड़ रहे हैं, स्टेट बैंक के पास इख्तियार नहीं है। तो आपने मईशत को तरक्की देने के लिए आवाम को कुचला है। उसके बाद कौमी बचत स्कीमों में जो शरह थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई में डॉक्टर साहब कोई उम्मीद नहीं है कमी की, मजीद चीजें महंगी ही होंगी। मैं इसलिए इसकी आपकी बात को मैं इसलिए तस्दीक करूंगा कि मैं एक जुमला बोलना चाहता हूं। पेट्रोलियम मसनूआत पे बहुत शोर हो रहा है, आपके चैनल बहुत लोगों के पास गए। मैं आज ही आपको बता रहा हूं, इस माली साल में 20 रुपया लीटर अभी पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद इजाफा होना है। उससे ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, 20 रुपए पर लीटर इसी साल के अंदर इजाफा होगा, बिल्कुल इजाफा होगा। मिनिमम कह रहा हूं 20 रुपया लीटर मजीद। और इसके बाद तो और भी और अब के बिजली के नर्ख का मसला है, गैस के नर्ख का बढ़ना है। आपको मैं बताऊं कि हमने 30 साल के लिए कर्जे लेने शुरू कर दिए बैरूनी। उसकी शरह मुनाफा जो है, आप हैरान होंगे कि वो जो है वो 8% से ज्यादा है डॉलर पर। एक और अगर मैं आपको बता दूं बड़ी मुख्तसरन, डॉक्टर साहब ये जो हम बातें सुनते हैं, मैं आपको रोकना चाहता हूं। आम आदमी के लिए बात, आपने बहुत टेक्निकल बातें की हैं, कुछ समझ भी आती है, कुछ समझ नहीं भी आती है आम आदमी को। आम आदमी के लिए आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि भाई इस साल 2021 में दिसंबर तक पर लीटर 20 रुपए पेट्रोल में इजाफा होगा। अगर ये हो जाएगा तो महंगाई तो पता नहीं कहां पहुंचेगी। होगा क्या? इमरान खान साहब की तकरीरें, कैबिनेट की तकरीरें, वजीर इत्तलात की तकरीरें, उसका इस डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है, करीब भी नहीं है। मोहतरम, ये मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा था, 20 रुपए की, जो हमारा माली साल 2022 है। मैं आम आदमी के नुक्ते से ये बता रहा हूं कि हम टैक्सों की चोरी होने देते हैं। और कुछ जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 10,000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा 2019 में, अभी तो आपने 5,800 का हदफ रखा है और आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये कि अगर ये 4,200 अरब रुपए ये कम हम ले रहे हैं हदफ से, जो पाकिस्तान की इस्तेदाद है, तो फिर आप इसका बोझ डालें जनरल सेल्स टैक्स के ऊपर। वो जनरल सेल्स टैक्स में हम जो है कई सौ अरब रुपए ले लेते हैं। तो हम पेट्रोलियम से लेते हैं, कर्जा जो लेते हैं उसका सूद अवाम की जेब पे जाता है। फिर मैं आपको एक और फिगर दूं अवाम के लिए कि पाकिस्तान में मेरे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। इस साल का जो हमारा तालीम और सेहत का बजट है सूबों को मिला के, वो के मंशूर से 2,000 अरब रुपया तालीम का बजट कम है। और अहमद भाई, डॉक्टर साहब ने तो एक मंजरनामा आपके सामने रखा, हमारे सामने रखा। आप क्या समझते हैं कि अगर पेट्रोल में वाकई इतनी कीमत पेट्रोल की हाई हो जाती है, 20 रुपए पर लीटर बढ़ जाते हैं, तो होगा क्या? रोजगार का क्या होगा? इकोनॉमी का क्या होगा? महंगाई कहां तक पहुंचेगी? अहमद चुनाई साहब जी, मैंने कहा बड़ा खतरनाक सिनारियो है। 5 रुपए 40 पैसे आज हमने बढ़ा दिया है, आगे जाकर हम बात कर रहे हैं कि 20 रुपए और बढ़ा देंगे। ये जो एडिशनल लेवी है वो जो बजट डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब हमने इतना एम्बिशियस टारगेट बनाया है और उसके लिए अगर ये तरीके इस्तेमाल करने हैं कि जहाँ आवाम जो है वो महंगाई तले के बोझ तले दब जाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ अमीर और गरीब का फर्क इतना बढ़ जाएगा कि आपकी सोच है, आपका तस्वुर है। अगर मुल्क के 5% लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो शायद 95% लोगों को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। उनकी कुव्वत खरीद जो है वो खत्म होती जा रही है। ये कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी तो फिर जितनी भी हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने की बात कर ले, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। जफर अब्बास साहब, आपने
अहमद चुनाई साहब की भी बात सुनी, डॉक्टर साहब की भी बात सुनी, कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी। इस वक्त बकरा ईद पे हाल है क्या? लोग जानवर खरीद रहे हैं, आपके पास हिस्सा के बुक करवा रहे हैं, कोई और तरीक़ेकार है? मुझे जानवर कम नजर आ रहे हैं शहर के अंदर। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से रेट्स बहुत हाई हैं, इस वक्त भी कुव्वत खरीद नहीं है, और अगर 20 रुपए पर लीटर इजाफा हो जाता है तो महंगाई कहाँ जाएगी? देखिए, सुन्नत इब्राहिमी है, लोगों ने जैसे तैसे करनी है कुर्बानी, लेकिन पिछले साल जिन लोगों ने किसी भी हालात में कर ली थी कुर्बानी, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की, वो समझ रहे थे इस साल हालात में बेहतरी आएगी। जो पूरा जानवर करते थे वो हिस्से पे आ चुके हैं बेशतर लोग, और जो हिस्सा करते थे शायद मुश्किल है उनके लिए इस बार हिस्सा भी लेना, क्योंकि 12,000 से इससे स्टार्ट हो रहे हैं और 16 और 18,000 तक जा रहे हैं। लोगों की पोजीशन ये है कि वो अपनी बाइक का पेट्रोल पहले ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। आप यकीन करें, एक आम आदमी महीने का 6,000 रुपये का पेट्रोल सिर्फ अपने रोज़गार पे जाने और आने में खर्च कर रहा है, इतना महंगा हो चुका है पेट्रोल। इस सूरत हाल में अगर वो 16,000 रुपये में अपना पूरा महीना गुजार रहा था, 22 और 25,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी, जिसके अंदर उसकी कोई ज़िंदगी, मौत, मरना, जीना, दवाई, शादी ब्याह कुछ नहीं है, तो अगर पेट्रोल मजीद 150 और 200 रुपये का हो जाएगा तो यकीन जाने हम रोज़ाना सुन रहे हैं। मैं भी कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि सक्खर में एक हफ्ते के अंदर 5 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। मैंने तो ये खबर पढ़ी एक जगह पर, लेकिन कराची में भी हमें देखना पड़ेगा। इतने वाक़यात हो रहे हैं, ज़हनी डिप्रेशन के वाक़यात, हार्ट अटैक के वाक़यात। आप किसी अस्पताल में चले जाएँ, आपको नौजवान मिलेंगे हार्ट अटैक के केसेस में। क्यों? इतना डिप्रेशन है। एक तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, प्रेशर, कोई नौकरी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं मीडिया में, अगर कहीं नौकरी है बता दो। फिर आपने कोटा सिस्टम लागू किया हुआ इतने बड़े शहर के ऊपर, यहाँ का नौजवान नौकरी नहीं कर सकता सरकारी, इतना बड़ा जुल्म। उसके बाद यहाँ जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें आधी हो गई हैं और आधे स्टाफ को निकाल दिया गया है। तो बेरोजगारी है। लोग जो बेचारे पहले आते थे हिस्सा देने के लिए, आप कुछ नहीं करें। हम एक पोस्ट डालते हैं कि इन फला लोगों ने कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन के लिए जेडीसी को 5 जानवर दे दिए। आप यकीन करें, दिल कट जाता है जब नीचे आम लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इस साल हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही, क्या हमें भी गोश्त मिलेगा अच्छी क्वांटिटी में? कमेंट्स कर रहे हैं पब्लिक के सामने, तो कितना सामने आ रहे हैं। अरे एक दो लोग नहीं है, लिस्टें हैं। हमें शर्मिंदगी हो रही होती है कि यार क्या वक्त आ गया इस शहर पर, किस तरीके से आवाम को मारा जा रहा है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। आप आवाम में से लाते लीडरान, वो आवाम का दर्द आपको बताते कि क्या मुसीबत होती है, क्या लोड शेडिंग होती है, क्या महंगाई होती है, क्या गुर्बत होती है, क्या माँ बाप की मौत के बाद चंदा लेना होता है कि यार कैसे अस्पताल का बिल क्लियर कराएं, अम्मी की बॉडी रिलीज नहीं हो रही। अभी मेरा लड़का परसों गया एक अस्पताल में कि यार कर देना रिलीज, उसने बोला जाओ बाहर यार, 5.5 लाख का बिल है। तो ये तो हाल है लोगों का। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद, मैं मुख्तसरन चाहूंगा इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरह से कोई हल हो सकता है, कोई पैकेज हो सकता है, किस तरह कंट्रोल करेंगे इस सारी सूरत हाल को? देखिए, पहले मैं आपसे बता दूं कि जब हम ये कुर्बानी की बात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 30 अरब डॉलर जो हैं वो इस साल बाहर से आए हैं। इसमें ये कारकुनों की तरसीलात के नाम पर आए हैं, लेकिन इसमें से 1/3 जो है वो कारकुनों का है, बाकी तो उन लोगों का है जो जिनका चोरी का पैसा वाइट हुआ, बाहर से इन्वेस्टमेंट किया, इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि तकरीबन ये पैसा वापस भी चला जाता है। तो असल में जो इसका 30% आया है वो मिडिल क्लास और गरीब क्लास को आया है, जिससे ये कुर्बानी करेंगे, जिससे उनका घर चल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 30 अरब डॉलर का 30% कोई मामूली रकम नहीं होती, लेकिन बाकी जो 120 अरब है उसका बड़ा हिस्सा 111(4) के तहत आया है। चोरी का पैसा यहाँ से गया और वो हम उसको वाइट कर देते हैं। उसमें NRO है कि कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, नंबर 1। लेकिन हो क्या सकता है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने इंतखाब से चंद दिन पहले एक 10 नुकात ही दिया था। मैं उसमें से सिर्फ 3 नुकात पे अगर अमल करें, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि 1 साल में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ जाएगी। कौन कौन से नुकात है डॉक्टर साहब? पहला ये है कि जो उन्होंने ये कहा था, तहरीर ये है कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद कर देंगे, मईशत को दस्तावेजी बना देंगे। और अदल पर मबनी का मतलब ये है कि जो आवाम से 17% GST ले रहे हैं वो 5% पर आ जाएगा। पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपये लीटर तक है वो 0 पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको 4-5 हज़ार रुपये इजाफी मिलते और आवाम को कई रुपए का फ़ायदा होता, और पेट्रोल में कोई 25 रुपये लीटर आज कम होता, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया था कि मैं हंगामी बुनियादों पर उन वजूहात को दूर करूंगा जिसकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा हो रहा है। अब वो 1300 था, वो 2400 पर आ गया। उन वजूहात को दूर नहीं किया गया। उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमारे वो तमाम फैसले जो ताकतवर तबकों के मुफाद के खिलाफ होते हैं वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी
और जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद हैं और कानून मौजूद है 2019 का, उसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अगर उससे आप ले लें तो 900 अरब रुपया नकद मिल सकता है। लेकिन एक जुमले में आपको बता दूं कैसे, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया, हुकूमत को पता है, उसकी तफसील हुकूमत के पास है, उसने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया। उस एमनेस्टी में कानून ये था कि अगर कोई फायदा नहीं उठाएगा हम जेल भेजेंगे और जब्त कर लेंगे। ना आप जेल भेजें ना जब्त करें, उसको एक खत लिख दे कि जनाब ये आपने 1 करोड़ रुपए जमा कराया है, आपने तो इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब, फैजान रावत साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट को अब छेड़ने जा रहा हूँ। कुछ लोग इसके हामी हैं, हो सकता है रिटायर्ड जज ख्वाजा नवेद साहब भी इसके हामी हों, लेकिन पुलिस एक्ट 1934 का जो एक्ट है उसकी शिक नंबर 26 पे तब्दीली की गई है, तरमीम की गई है, आज अप्रूवल हो गया, सिंध काबीना ने कर दिया है। यानी कि बहुत सारे जराइम के अंदर लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जेलों में जगह नहीं है। कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हैं, शायद उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ख्वाजा नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल अजीज, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ये बताएं, गिरफ्तार ना करने की मुहिम आ गई है, नया एक बड़ा जबरदस्त किस्म का NRO आ रहा है, आप इसके हक में हैं? मुझे लगता है हकी में। फैसल ये इनको तो अब समझ में आई है। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, अब तो उनको मरे हुए भी मतलब फौत हुए हुए 10 साल हो गए हैं, जस्टिस सब्बीउद्दीन अहमद साहब जी। तो ये जब 22A की शिक आई थी ना जी, तो मजाक बन गया था फैसल कि मसलन मुझे रात को ख्वाब आया कि मुझे फैसल ने डराया है ख्वाब में और मुझे ये किया है, और मैं सुबह जाके 22A की दरखास्त और ऑर्डर हो जाता है कि फैसल के खिलाफ FIR काट लो। तो जब फैसल अपने घर में सोया हुआ, वो इज्जतदार आदमी है, उसको पता ही कुछ नहीं है, और मेरी FIR कट गई। अब फैसल हैड टू रन हियर एंड देयर, और पुलिस वाले कहे वो नहीं जी देखो जी आपका तो FIR में नाम आ गया, भुट्टो का नाम FIR में हो गया था, तो भुट्टो को तो फांसी लग गई, तो अब ये तो आपका नाम आ गया है। ओ जनाब, दे यूज्ड टू ब्लैकमेल द पीपल। सो देन वी वेंट टू द कोर्ट, और मेरी लकी अच्छा था, मैं सब्बीउद्दीन अहमद साहब के साथ लग गया, मेरी उनसे केमिस्ट्री भी मिलती थी, वॉज इंटेलेक्चुअल मैन जी। सर उसने बड़ा बेहतरीन ऑर्डर पास किया, जो आज ये अमेंडमेंट आई है, बिल्कुल वही अमेंडमेंट है। उसने कहा कि जिस आदमी के ऊपर FIR कट जाए या जिसका नाम आ जाए FIR में, it's not necessary that the police machinery will come into operation and will arrest it. पहले वो चेक करें कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगा है आया उस बंदे ने कोई प्राइमा फेसी एविडेंस भी। जज साहब मैं आपकी बात समझ गया, मुझे बहुत आसानी से बताएं कि एक बिल्डर है, उसने एक प्लॉट बेचा, किस्तें अदा कर दी, एक नौजवान ने, एक फैमिली ने, मिडिल क्लास ने पैसे दे दी है, उसके बाद बिल्डर कहता है नहीं आपका प्लॉट नहीं है, बच्चा जाता है, नौजवान जाता है, FIR दर्ज करवाता है, FIR दर्ज करवाता है। मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, लोगों का कहना यह है कि ये इस वक्त इसलिए किया गया है कि एक बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। जी जी जी। अरे नहीं, फैसल इसका होता है, मैं आप ऑन एयर हैं, लेकिन मैं क्या है, कानून और शरह में कोई शर्म नहीं होती सर। सपोज मैं 80 साल का आदमी हूँ, मिसाल के तौर पे है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, एक औरत जाके मेरी FIR कटाती है जी कि मुझे ख्वाजा साहब ने रेप किया, तो क्या मुझे पुलिस पकड़ लेगी? अरे भाई पहले पुलिस को पूछो तो सही कि ये आदमी है कि नहीं। तो मैं सबूतों की बात कर रहे हैं, आप तो वैसे रेप केस में तो 4 बंदे कहां से लेकर आएंगे जिन्होंने देखा हो, सबसे आसान है उसमें छूटना। खैर प्रोग्राम का खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।